हम चाहेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को देखते हैं केबीएस में कि क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं पूछेगा, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। केबीएस की सिलेबस की दोस्तों हम बात करें तो 7 यूनिट में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले यूनिट में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने होंगे और टॉपिक हम देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो गया, चाहे हड़प्पा हो गया, चाहे लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा और राखीगढ़ी, जितने भी क्षेत्र हैं हम ये सब पढ़ेंगे और इन क्षेत्रों के बारे में पूरे विस्तार से जान कि कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन उत्तर में है। और इन स्थलों से प्राप्त जितने भी अवशेष मिले हैं जैसे कि मूर्तियाँ, मोहरे, मृतभांड और अन्य स्थल भी मिले हैं जैसे स्नानागार, सभा भवन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। इसके साथ ही इन स्थलों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो वर्तमान में कहाँ संग्रहित हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी रखेंगे। ये अवशेष कितने सेंटीमीटर में है या कितने इंच में है, इसको भी हम बहुत विस्तार से समझे रहेंगे। और जो स्थल प्राप्त हुए जैसे कि स्नानागार, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब हमें जानकारी होना चाहिए। दोस्तों हम ज़्यादा प्रागैतिहासिक काल के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं केबीएस के बारे में। तो हम इंडस वैली से ही अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे दूसरे यूनिट में, जिसमें हम मौर्य वंश से लेकर चोल वंश तक की स्टडी करेंगे। उनके द्वारा बनाए गए गुफा चित्र, मंदिर, मूर्तियाँ और उन ब्रॉन्ज में जो चोलकालीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं नटराज की, इन सब के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो हम बता दें कि मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कला का विस्तार जो है अशोक, सम्राट अशोक ने किया, जिसमें हमें प्राप्त होते हैं स्तूप, स्तंभ, ये सब के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कौन सा स्तूप कहाँ पे है, कितने फीट में है, उन स्तूपों पे क्या क्या उत्कीर्ण कार्य हुआ है, ये सब हम जानकारी रखेंगे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, उसके आगे भी जितने भी वंश आए उनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ाई करेंगे। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियाँ कहाँ पे है, किस माध्यम में है, ये सब हम जानकारी रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम अजंता गुफा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे कि अजंता गुफा कहाँ पे है, कितनी गुफाएं हैं, कितने चित्र हैं और किन किन गुफाओं में चित्र हैं, किन किन गुफाओं में मूर्तियां हैं, ये सब हम जानेंगे। कौन से धर्म से संबंधित ये अजंता गुफा है। अजंता के बारे में समझिए कि आपको पूरी विस्तार से पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद से इनके चित्रों में बहुत ही जो फेमस चित्र है जैसे पद्मपाणि बोधिसत्व, मार विजय, ये सब बहुत ही अच्छे से हम जानकारी रखेंगे। अब केबीएस के सिलेबस की तीसरे यूनिट की बात करेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय मंदिर और स्थापत्य कला, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मंदिर की शुरुआत जो है गुप्त काल से हमारी हुई है और गुप्त काल से लेकर हम मुगल काल तक की सारी स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में हम विस्तार से पढ़ाई करेंगे। ये मंदिर कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले स्थल का नाम, किस वंश में बने हैं, किस राजा ने बनवाए हैं, किस वर्ष में बनवाए हैं, ये सब जानकारी हम बहुत ही अच्छे से रखेंगे। और किस माध्यम में बनवाए हैं इसके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। भारत की प्रसिद्ध मूर्तियों की बात करें तो हम कैलाश का मंदिर जो हमारे एलोरा में है, जिसमें रावण कैलाश को हिलाते हुए दिखाया गया है, ये काफ़ी एलोरा की प्रसिद्ध मूर्ति हैं। उसके बाद से एलिफेंटा में भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि जिसमें शिव से संबंधित सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें त्रिमूर्ति विशाल, भव्य और विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद से हम कंद्रिया महादेव मंदिर में देखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर,
जो खजुराहो में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मंदिर और मूर्तियों के लिए ही जाना जाता है, इसलिए हम उसको बहुत ही विस्तार और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद से चोल काल में कांस्य से मूर्तियाँ बनाई गई, जिसमें नटराज की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध हुई। तो हम नटराज की मूर्ति के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके आगे की स्टडी में हम देखेंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूरे विस्तार से हमें पढ़ना होगा, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और जितने भी उसके सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे वंश पढ़ने होंगे। उसके बाद से जो है कि हम मुग़ल वंश को पढ़ेंगे, साथ ही साथ राजस्थानी स्थापत्य भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने चौथे यूनिट में देखेंगे तो हम देखेंगे लघु चित्र, जिसको मिनिएचर पेंटिंग भी कहा गया है, भारतीय मिनिएचर पेंटिंग कहा गया है, जो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक हमारे भारत में प्रचलित रही। हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें राजस्थानी शैली की कई उपशैलियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेवाड़ की कई उपशैलियाँ, जोधपुर की उपशैलियाँ, बीकानेर की, फिर किशनगढ़, जयपुर, इनकी भी कई सारी उपशैलियों को हम पूरे विस्तार से हमें पढ़ना होगा। और इनके सबसे जो फेमस चित्र होंगे उसके बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, उनके उस चित्र के कलाकारों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम इस तरीके से पूरे राजस्थानी को कवर करेंगे। उसके बाद हम पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। पहाड़ी मिनिएचर में जैसे बसोहली, कांगड़ा, बीकानेर, गुलेर, ये सब जो है आ जाएंगे। और साथ ही साथ उनके कलाकारों के बारे में, उनके चित्रों के बारे में पूरे विस्तार से हम पढ़ेंगे। अब हम 5वें यूनिट में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो 5वें यूनिट में हम मुग़ल और दक्खनी यानी कि दक्षिणी शैली, ये दोनों शैलियों के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो मुग़ल की स्थापना जो है बाबर ने किया था, और बाबर से लेकर औरंगजेब तक की जितनी भी चित्रकला हैं से संबंधित चित्र हैं, कलाकार हैं और शासक हुए जितने भी, ये हम सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सारे शासक को समझेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। तो इस तरीके से इनके समय के कलाकारों के बारे में, इनके समय के चित्रों के बारे में पूरे अच्छे से हम विस्तार से पढ़ाई करेंगे। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र होंगे उनके बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम 6वें यूनिट में देखेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो 6वें यूनिट में हम देखेंगे कि अपना भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें सबसे मुख्य रूप से आपको बंगाल शैली पढ़ना होगा, बंगाल स्कूल पढ़ना होगा, जिसकी शुरुआत अविनाश टैगोर ने किया था। 20वीं शताब्दी में इस शैली की शुरुआत अविनाश टैगोर ने किया था, और उनके साथ ही कई सारे कलाकार इनके शिष्य जो है इस शैली से जुड़े रहे और अलग अलग तरीके से कार्य किए। तो इनके कलाकारों के बारे में हमें पूरी पढ़ना है बंगाल शैली के, और इन कलाकारों के प्रमुख चित्रों के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सा कलाकार की प्रमुख चित्र है, उसके विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बंगाल शैली का मतलब एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से बंगाल शैली के सारे कलाकार पढ़ेंगे, फिर बंगाल शैली में जितने भी प्रसिद्ध चित्र हुए वो हम सारे चित्र पढ़ेंगे। उसके बाद इसी शैली में एक टेक्निक की शुरुआत हुई, वास्ट टेक्निक की। तो वास्ट टेक्निक की शुरुआत अविनाश टैगोर ने किया था, तो उस टेक्निक के बारे में ही हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। साथ ही साथ हम भारतीय आधुनिक कला के बारे में पढ़ेंगे, उनके कलाकार के बारे में पढ़ेंगे और उन कलाकारों के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारतीय आधुनिक कला की बात करेंगे तो सबसे पहले हम राजा रवि वर्मा की बात करते हैं, उसके बाद से अविनाश टैगोर, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, नंदलाल बोस और धनराज भगत, अमरनाथ साहगल, शंखो चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी और भी सारे कलाकार जो हैं कि जैसे कि राम किंकर बैज, ये सब मॉडर्न कलाकार काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद से गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, N.S. बेंद्रे, के हैबर, तैयब मेहता, K.G. सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल, ये सब हम मॉडर्न और कंटेम्परेरी कलाकारों के बारे में पूरे विस्तार से हमें पढ़ना होगा, उनके जीवनी और उनके चित्रों के बारे में। इसके बाद हम फंडामेंटल हिस्ट्री देख लेंगे, फंडामेंटल ऑफ आर्ट के बारे में जान लेंगे, जिसमें हम
कॉम्पोजिशन थ्योरी, कलर थ्योरी, लाइन थ्योरी और 6 लिम्बस, 6 एलिमेंट्स, ये सब जो है आर्ट के हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पेंटिंग रचना के बारे में पढ़ लेंगे, कॉम्पोजिशन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ लेंगे, कुछ टेक्निकली चीज़ पढ़ लेंगे जो है कि हमारे पेंटिंग और स्कल्पचर और अप्लाइड से संबंधित होता है, वो सब टेक्निकल के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे। और जितने भी कलर थ्योरी होते हैं वो सब अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों ये KBS TGT आर्ट से संबंधित संपूर्ण सिलेबस था जो कि हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है। और ये हम देख ही रहे हैं कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मॉडर्न मतलब कि आधुनिक कला तक का ही सारा सिलेबस है। इसमें ना ही इंडियन प्री हिस्ट्री है और ना ही वेस्टर्न हिस्ट्री है और ना ही एडवर्टाइजिंग है और ना ही हमारा वेस्टर्न आर्किटेक्ट है और ना ही ज़्यादा प्रिंट मेकिंग है। तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना था, ये हमने पूरी विस्तार से बता दिया है इस वीडियो में। और क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमने बता दिया है। तो अब जो है आप अपनी तैयारी में लग जाइए इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।